गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका कालसी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम 7 और 8 को दिसंबर को फिक्स हुआ है, आप सभी जानते हैं। और बहुत काफ़ी समय कम रह चुका है, जिसमें हमें जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर को भी देखना है। और पीवाईक्यू सीरीज तो हमारी चल ही रही है। तो जैसा हमने कहा था, एक एक करके बहुत शॉर्ट नोट्स में जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम समय में रिवीजन हो जाए। और जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, देखिए कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं उनको अभी साइड रख के जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनको एक बार हम देख लें, अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लें चीजों को। और बार बार अगर जो आप इस वीडियो को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो इसी क्रम में आज शुरुआत कर रहे हैं पहली क्लास पॉलिटी की। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत कम समय में अगर जो आपको ज्यादा चीजें पढ़नी होती है तो स्वाभाविक रूप से आपका समय लगना है ही। इसी क्रम में आज देखते हैं पहला टॉपिक, संघ की कार्यपालिका शक्ति। आप जानते हैं पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघ की कार्यपालिका शक्ति। माननीय राष्ट्रपति महोदय में निहित होती है और इसका प्रावधान आर्टिकल 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय में निहित है, आर्टिकल 53 में इसका प्रावधान है। देखिए, राष्ट्रपति बेसिकली 52 में दी गए हैं और इसमें कहा गया है कि ये संवैधानिक प्रधान होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे और भारत के पहले नागरिक होंगे। ये दोनों बातें आर्टिकल 52 में कही गई है राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रधान होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे सरकार के और भारत के प्रथम नागरिक होंगे। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति जी की योग्यता आर्टिकल 58 में दी गई है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति जी के क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया है, जिसके अनुसार 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना चाहता है, प्रतिभाग करना चाहता है, उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए और इसका प्रावधान आर्टिकल 54 में किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन आप जानते हैं समानुपातिक मत पद्धति के अनुसार किया जाता है और यह प्रावधान आर्टिकल 55 में निहित है। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और उसके बाद भी वो अपने पद पर बने रह पाएंगे। यह प्रावधान आर्टिकल 56 में है। सारे नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति जी के नाम पर होती है। आप जानते हैं राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख होते हैं। सारे विदेशी कार्य और जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं सरकार के, वह माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर किए जाते हैं और यह प्रावधान आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उनको कार्य आवंटित करेंगे, यह आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में है। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी और उसके बाद वह लोकसभा अध्यक्ष जी को सूचना भी देंगे। यह प्रावधान है आर्टिकल 56 क्लॉज 2। यहां तक के आर्टिकल आपको एक बार अच्छे से फिर देखने हैं, पॉज करके बार बार इनको रिवाइज करना है और कुछ ट्रिक्स बनानी है आपको अपने दिमाग में, किस तरीके से आप इनको याद करेंगे या कैसे आपको ये याद आएगा परीक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं महाभियोग। महाभियोग आर्टिकल 66 में है और महाभियोग का जो आधार है, माफ कीजिएगा 61 में है महाभियोग, और महाभियोग का जो आधार है वो आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में है। और जो आधार है महाभियोग का राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने का, वह है संविधान का अतिक्रमण। अगर जो माननीय राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। महाभियोग की भी एक पूरी प्रोसेस है, वही मैं कह रहा हूं कि वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो जाएगा। अगर जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं एक बार पॉलिटी, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे चीजों के साथ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप खुद से भी पढ़ लें एक बार, और लास्ट टाइम पे जो फैक्ट्स चाहिए एग्जाम के लिए वो आपको यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए माननीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, वह पूरा होने से पहले ही उनके नेक्स्ट जो आने वाले राष्ट्रपति जी होंगे उनके लिए निर्वाचन करवाना होगा।
यह प्रावधान है आर्टिकल 62 क्लॉज 1 में। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी दोनों अनुपस्थित हैं, तो इस प्रकार संसद जो है एक व्यवस्था बना सकती है जिसमें वह राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी का कार्यभार किसी को सौंप सकती है। यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 70 में, 70 में। और इसका ख्याल करते हुए माननीय संसद ने एक अधिनियम बनाया भी है 1969 में, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। इसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, जिसके तहत माननीय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं, वह उनका पद संभाल सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि वह कौन कौन से विधेयक हैं, कौन कौन से बिल हैं जिनको लाने के लिए आपको पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 5 प्रकार के कुछ बिल हैं जो आप एक बार याद कर लेंगे इन्हें तो काफी आसान हो जाएगा। जैसे पहला है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य सीमा परिवर्तन। अगर आपको नया राज्य का निर्माण करना है, या आपको वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या आपको उसका नाम बदलना है, आपको ये पहले राष्ट्रपति जी से पूर्वानुमति करके लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सभी जानते हैं मनी बिल, धन विधेयक, आर्टिकल 110। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, जो भी विधेयक संचित निधि से निकाले जाएंगे वह सारे विधेयक राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से आएंगे। आर्टिकल 117 क्लॉज 3, 117 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े हों, वह वाला विधेयक, वो सारे विधेयक जिसमें राज्य के हित जुड़े हुए हैं, वह विधेयक भी आप प्री परमिशन से लाएंगे। राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन विधेयक, निर्बंधन लगाने वाला कोई विधेयक है, वह भी राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से आएगा। तो ये 5 प्रकार के विधेयक है, आप खुद समझते हैं, समझदार हैं, आपको पता है क्या वैल्यू है इन क्वेश्चंस की, इन पॉइंट्स की। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति जी की सिफारिश पर की जाएगी। यह आर्टिकल 113 में कहा गया है। कोई भी अनुदान, यदि सरकार को चाहिए अनुदान, तो उसकी मांग जो है आप संसद में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की सिफारिश के बाद ही कर पाएंगे, और यह प्रावधान आर्टिकल 113 में है। अब ये तो समाप्त हो चुका है। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित करने का प्रावधान आर्टिकल 331 में था, और यहाँ पर है भी 104 संविधान संशोधन द्वारा या निरस्त भी किया जा चुका है। अब ये प्रावधान हट चुका है। फिर आप जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं राष्ट्रपति जी। यह प्रावधान आर्टिकल 80(3) में है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और 80(3) में यह जिक्र किया गया है कि राज्यसभा में 5 सदस्य नामित बोले तो नॉमिनेट किए जाएंगे, इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे। उन्हें कुछ फील्ड दिए गए हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन प्रकार के कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति जी नामित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैंने कोशिश करी है कि जो 5 प्रकार की क्षमा है उनको आप अच्छे से समझ पाएं, उनका मतलब समझ पाएं। बेसिकली अगर जो मैच द फॉलोइंग में आ जाए, या नॉर्मल एक फैक्ट देके आपको 4 ऑप्शन किसी भी तरीके से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने बेसिकली उसका मतलब समझ लिया एक बार। कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रकार की उनकी क्षमादान शक्ति है। जैसे पहली है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है कि उन्हें चाहे कुछ भी सजा मिली है, अपराधी को, जिसको अपराध दिया गया है, उसको चाहे कुछ भी सजा मिली है, वह पूर्ण रूप से फ्री हो जाएगा, उससे पूर्ण मुक्ति हो जाएगा। दूसरा आता है लघुकरण। देखिए, लघुकरण में क्या, लघु बोले तो कम, क्या कम हो रहा है? स्वरूप परिवर्तन, स्वरूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है। कहने का मतलब है मृत्यु दंड को हटाकर आजीवन कारावास कर दिया जा रहा है। लघुकरण किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लेकिन कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है स्वरूप, मृत्यु दंड से आजीवन कारावास में परिवर्तन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परिहार। परिहार में क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन के बिना अवधि में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि 2 साल का जो कठोर कारावास है उसको 1 साल का कठोर कारावास कर दिया। कठोर कारावास नहीं कर रहे हैं चेंज की,
कठोर कारावास को नॉर्मल कारावास में परिवर्तित कर रहे हैं, बल्कि 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि अवधि में चेंज किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन बेसिकली सीधी सीधी जब क्षमा याचिका दायर करने के लिए अपराधी को समय दिया जाता है, दोषी व्यक्ति को समय दिया जाता है कि वह क्षमा याचिका दायर कर ले, उसके लिए प्रविलंबन का यूज किया जाता है। और लास्ट आता है विराम। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, यह कुछ आपात स्थितियों में दिया जाता है, जैसे दोष सजा विशेष स्थिति में कम कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके केस में जो भी उनका सजा होगी उसको कुछ समय के लिए कम कर दिया जाता है। और एक चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि याचिका जब दायर की जाती है तो एक ही बार की जाती है, यदि वह रिजेक्ट हो गई तो आप दूसरी बार उसको दायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल 360, इसकी जो न्यूनतम अवधि है 2 माह की अवधि है, 2 माह के भीतर आपको पास करवाना होता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति जी की वीटो पावर। वीटो पावर है आर्टिकल 111 में, राष्ट्रपति जी की वीटो पावर। वैसे कुल 4 वीटो पावर है, अमेरिकन आप डिटेल में आपने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत से, और 4 या कहीं से भी 4 वीटो पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड है, जबकि 3 अभी हमारे इंडियन प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें पहला है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो में क्या होता है कि अपने पास रख लेते हैं उसको, बेसिकली कुछ नहीं कहते उस पर, ना स्वीकृति देते हैं ना उसको वापस भेजते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसको कहते हैं आत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। ये क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जी के पास बिल भेजा जाता है साइन करने के लिए और राष्ट्रपति जी किन्हीं कारणवश उसको वापस भेज दें, तो संसद द्वारा पुनः उसको बिना किसी सजेशन जो राष्ट्रपति जी ने दिए थे, बिना उनमें कोई सुधार किए हुए या सुधार करने के बाद भी अगर जो भेज दें तो राष्ट्रपति जी को दूसरी बार तो साइन करना ही पड़ेगा। यह जो वीटो होता है वह निलंबनकारी वीटो होता है। कहने का मतलब है कि संसद राष्ट्रपति जी के वीटो को निलंबित कर सकती है, इस तरीके से आप समझिए। माननीय संसद राष्ट्रपति जी के वीटो को, जो उन्होंने वापस भेजा था यानी कि वीटो किया था, उसको निलंबित कर सकती है 2/3 बहुमत से, या उसको वापस जो है बिना किसी परिवर्तन के साथ पास करके। और लास्ट आता है जेबी वीटो। जेबी आप जेब से याद रखिएगा, पॉकेट। जेबी वीटो यानी कि निर्णय, अब ऐसा राष्ट्रपति जी की कोई सीमा नहीं है, ये संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति जी कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं वो बिल, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो निर्णय देने की सीमा के अभाव के कारण यह वीटो यूज किया जाता है, जीबी वीटो। जैसे 1986 में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ज्ञानी जैल सिंह जी ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया था। कहने का मतलब है कोई जवाब नहीं दिया था इस पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स लास्ट रह रहे हैं इसमें। जैसे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, बहुत डिस्प्यूटेड संविधान संशोधन अधिनियम है यह, आपने इसको पढ़ा भी होगा। और इसमें राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देंगे, कंपलसरी कर दिया गया कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। बेसिकली आपको संविधान संशोधन बिल जब भेजा जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन बिल आपको साइन करना कंपलसरी बनाया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से। उसके बाद देखते हैं राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति जी का क्या वीटो होता है। देखिए 2 आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। आर्टिकल 200 माननीय राज्यपाल जी के पास होता है। राज्यपाल जी, हर राज्य में राज्यपाल जी होते हैं, आप जानते हैं। आर्टिकल 200, राज्यपाल सेम चीजें कर सकते हैं बिल के पास, बिल के ऊपर। जैसे राज्यपाल जी रोक सकते हैं बिल को, राज्यपाल जी स्वीकृति दे सकते हैं, या राज्यपाल जी उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये 3 चीज तो राष्ट्रपति जी भी कर सकते थे। राज्यपाल जी एक चीज और कर सकते हैं, या राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति जी के पास भेज दें। वो चौथा उनके पास ऑप्शन ये होता है राज्यपाल जी के पास कि वो राष्ट्रपति को भेज दें। यह है आर्टिकल 200 में, ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति जी उस बिल का क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पावर है उनके पास, उसका प्रावधान आर्टिकल 201 में। राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं,
अब जब वो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो संसद तो उनके वीटो को निलंबित कर सकती है। हमने देखा है निलंबनकारी वीटो, संसद उनके इस वीटो को निलंबित कर सकती है बिना उनके सजेशंस को माने या मान भी ले। अगर जो वापस भेजे तो राष्ट्रपति जी को साइन करना पड़ेगा। लेकिन राज्य विधानसभा या विधान परिषद, राज्यों की विधान परिषद द्वारा जो ये बिल राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, उस पर राष्ट्रपति जी का किसी भी प्रकार का कोई भी यह प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु पुनर्विचार हेतु, परंतु राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति का वीटो निरस्त नहीं कर सकती। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पॉइंट आपको अब रिकॉल हो गए। देखते हैं नेक्स्ट। ये हमने राष्ट्रपति जी के बारे में देख लिया। आप एक बार फिर वीडियो देख सकते हैं। जो चीज आपको कोई दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर देखूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 सभी जानते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह प्रावधान आर्टिकल 64 में किया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इनके पास कोई मताधिकार भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब निर्णायक मत देना होता है, निर्णायक मत जब देना होता है तब वो दे सकते हैं। निर्णायक मत आप ऐसे समझ लें, एक छोटा सा उदाहरण लेके कि 100 लोग हैं, 100 सदस्य हैं और एक ने पक्ष में, 50 लोगों ने पक्ष में मतदान किया और 50 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत है वो पदेन सभापति जी का हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी निर्वाचन हेतु, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होंगे उसके लिए निर्वाचक मंडल, यह आर्टिकल 66 में है। जैसे वहां निर्वाचक मंडल था, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54, उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आर्टिकल 66। ध्यान रखिएगा इस तरीके से 54, 66। वहां 50-50, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। ये साथ साथ लिखते रहिएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें निर्वाचक मंडल सदस्य में शामिल होते हैं और यह भी एकल संक्रमण या मत पद्धति द्वारा वोटिंग की जाती है, गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति जी की पद अवधि। उपराष्ट्रपति जी की पद की अवधि कितनी होगी? 5 साल की होगी। आर्टिकल 67 में इस बात का जिक्र है। उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र सौंप सकते हैं, आर्टिकल 67, और राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को। राज्यसभा द्वारा तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जिसमें लोकसभा सहमत हो द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, परंतु 14 दिन पूर्व सूचना के बाद देना। देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत से एक संकल्प पारित कर दें और लोकसभा भी उसको जो है एग्री कर जाए उससे, तो उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है, पहली बात। और उपराष्ट्रपति जी पर जब ये कार्रवाई की जाएगी तो 14 दिन पहले उनको जो है पहले इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी कि भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं। यह है आर्टिकल 67 में, 67A, 67B। माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति द्वारा समय समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहना, जैसे राष्ट्रपति जी का है ऑब्वियसली, ताकि जो बीच का गैप है उसको फिल किया जा सके, इसीलिए प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति जी के साथ भी कि उनके कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी वो पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति जी भी अपना समय समाप्त होने के बावजूद अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह प्रावधान है आर्टिकल 67 क्लॉज C में। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति द्वारा उनका पद ग्रहण कर लिया जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। यह है आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते। उपराष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति होने के लिए उनका वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के लिए उनको वेतन दिया जाता है। यानी कि जो वेतन डिसाइड होता है वह राज्यसभा के सभापति के नाम पर दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की। सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे।
इस तरफ आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जितने भी रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी फैक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है काफी एग्जाम में, मैं देख रहा हूँ क्रोनोलॉजी पूछ रहा है आयोग। यह राष्ट्रपति जी की लिस्ट है जो अभी तक रहे हैं, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, सन आपको ना भी याद रहे, बट ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे कुछ कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, जैसे वीवी गिरी जी थे एक समय, न्यायमूर्ति जी हिदायतुल्ला जी थे और बीडी जत्ती जी थे। ये तीन लोग जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद राष्ट्रपति जी जो है वित्त आयोग, कैग और नेशनल जो एससी कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके जो सिफारिशें होती हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी आप यहां देख सकते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक बार चुनाव में हार गए थे और फिर ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये देखिए लिखा हुआ है, एक बार चुनाव में ये हार गए थे और फिर निर्विरोध निर्वाचित हुए। और केवल वीवी गिरी जी ही ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना की गई। ये चक्र भी आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में चरण होते हैं, और पहले चरण के बाद नीचे वाले जिनको सबसे कम मिलते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर दूसरे चरण में आते हैं, फिर तीसरे से चलता रहता है जब तक एक इंसान लास्ट में नहीं बच जाते। तो अभी तक ऐसा हुआ है कि केवल वीवी गिरी जी हैं जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना की गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आ जाइए वापस। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री की ये लिस्ट, प्रधानमंत्री जी की ये लिस्ट, ये देख लीजिएगा आप सारी क्रम वाइज। हम फैक्ट की बात करते हैं, ये भी फैक्ट ही है, बट ये तो आपको सीधे सीधे याद ही करना है। आइए, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता हेतु मंत्री परिषद होंगी और जिसके जो प्रमुख होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। यह आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 75, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी की सलाह पर की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कहने का मतलब है कि उनकी इच्छा तक पद धारण करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति जी के अंडर पद धारण करेंगे, सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए आप। आर्टिकल 75(2). मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 73 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, हर एक मंत्री जो है राष्ट्रपति जी के समक्ष शपथ लेंगे। आर्टिकल 75 क्लॉज 4। मंत्री किसी सदन का सदस्य हो या 6 माह में सदस्य बन जाए, मंत्री वही लोग होंगे, वही लोग मंत्री कहलाएंगे। मंत्री परिषद में मंत्री वही लोग कहलाएंगे जो किसी सदन के सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा, या नहीं है, और अगर जो उनको आपने मंत्री बना दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी उन्हें। यह है आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संवाद का, कहने का मतलब है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच जो संवाद है, जो पत्राचार है, वह प्रधानमंत्री के थ्रू होगा। प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद के कार्यों को राष्ट्रपति जी के पास बताएंगे, या राष्ट्रपति जी का कुछ काम मंत्री परिषद के लिए होगा तो प्रधानमंत्री जी के थ्रू करवाया जाएगा। आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सब जानते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जब मैं कह रहा हूं सब जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों में से जो लोग भी देख रहे हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग जान जाएं कि ये बहुत इजी चीज है। ऐसी चीजें छोड़ेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर जो आप नहीं भी जानते हैं, मान लें अगर जो आप नहीं जानते हैं तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये ना हो जाए कि फिर आप कभी ना जान पाए। अभी नहीं जानते तो अभी जान लें, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको जो है पता होना चाहिए। आइए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतरराज्यीय परिषद 263 अध्यक्ष होते, आर्टिकल 263
अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्य परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। देखिए अभी तक के सभी प्रधानमंत्री जी में सबसे लंबा कार्यकाल जो है माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, 16 साल 9 महीने 12 दिन, ध्यान दीजिएगा इस पे, 16 साल 9 महीने 12 दिन। पहली प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, जो राज्यसभा की सदस्य थी बेसिकली, यानी पहली प्रधानमंत्री भारत की जो राज्यसभा से चुन के आई, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी भी लोकसभा में उपस्थिति नहीं हुए। नेक्स्ट देखते हैं, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसमें ये विश्वास मत पाने में असफल रह गए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम दिनों के लिए, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं 16 है कहीं 13 है, देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। सबसे ज्यादा समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जी और सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ा जो कार्यकाल है कैबिनेट मंत्रियों में वो जगजीवन राम जी का है, जगजीवन राम जी का 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे, 32 इयर्स तक कैबिनेट मंत्री रहे जगजीवन राम जी। सबसे ज्यादा समय तक एक ही विभाग को संभालने वाले, यानी एक ही विभाग के मंत्री बेसिकली, ये है राजकुमारी अमृत कौर। एक ही विभाग को इन्होंने संभाला है सबसे लंबे समय तक, फैक्ट है, आपको दिख भी रहा होगा, वन लाइनर है राजकुमारी अमृत कौर। देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय ये भारत सरकार के नियम 1961 के तहत है बेसिकली, और प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और जिसका प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, ये हम जानते हैं बात। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए और पता होगी भी, सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी अध्यक्ष होते हैं कौन? कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव। देखिए मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं उनको वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय ना कर वित्त मंत्रालय द्वारा, ना कि सचिवालय द्वारा, मतलब सचिवालय नहीं करता है आवंटन, ऑब्वियसली वित्तीय संसाधन आपको वित्त मंत्रालय से मिलेंगे, ना कि सचिवालय। मोरारजी देसाई आप जानते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और पीएम पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री रहे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मोरारजी देसाई। पीवी नरसिम्हा राव जी पद ग्रहण के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, मंत्री बनने के लिए यह प्रावधान है संविधान में, मंत्री बनने के लिए आपको दोनों सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा, संसद का सदस्य होना चाहिए आपको। या आपको जो मंत्री बना दिया जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर, जब से आपको मंत्री बनाया गया उसके 6 माह के भीतर आपको इन दोनों में से किसी का एक सदस्य बनना अनिवार्य है, वरना आपका मंत्री पद समाप्त कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो एच डी देवगौड़ा सर थे प्रधानमंत्री जी, एच डी देवगौड़ा जी, वो जो प्रधानमंत्री बने तो वो उस समय विधानसभा के सदस्य थे, उस समय वो विधानसभा के सदस्य थे, फिर उन्होंने वहां से अपनी सदस्यता त्यागी और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जी। देखिए ये देख लीजिएगा भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट एक तरफ से, क्रोनोलॉजी अच्छे से याद करिएगा। एक बार पढ़ लेता हूं आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप जी, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, एच डी देवगौड़ा जी, आई के गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और अभी वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा सेशन अगर जो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए डिमांड ही ऐसी है। आप जानते हैं अब एग्जाम सर पे आ गए हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए अब संसद की बात करते हैं। संसद एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप अगर जो एम लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो आप जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि काफी बड़ा चैप्टर है। 25 या 30 पेजेस का पूरा एक चैप्टर है। बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी फैक्ट्स हैं पूरे चैप्टर में से, इस ये एक पेज है और इसके अलावा एक और पेज है। 2 पेज में, यानी पेज आगे पीछे, आप ऐसे समझ लीजिए एक पेज के आगे पीछे सारे अधिकतर जो भी फैक्ट हैं वो इसमें कवर हो जाए। और फिर भी अगर जो कुछ छूट जाएगा तो आप बता सकते हैं, कवर कर देंगे उसको। आइए, संसद, संघीय संविधान या संसद, भारतीय संसद, ये तो पता ही आपको, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। ये आर्टिकल कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 79। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आर्टिकल 79। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं राज्यसभा की। अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, यह सारे नाम है। राज्यसभा की क्या संरचना होगी, यह आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि इसमें अधिकतम 250 मेंबर होंगे, अधिकतम 250 मेंबर होंगे, जिनमें से 233 तो निर्वाचित होंगे और 12 मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रपति जी नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा में। इसके बाद देखते हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 89 हमने देखा था, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। ये रहा आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 64 में तो है उपराष्ट्रपति पद, जबकि आर्टिकल 89 में है राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति। 89 क्लियर हो गया होगा अब आपको। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे, श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव जी। राज्यसभा में राज्यों की सीटें, यहां पर ये क्लियर हो चुका है। देखिए पीवाईक्यू में हम देख रहे थे, उसमें काफी कंजेस्टेड हो चुका था, तो यहां पर मैंने कहा था कि इसमें काफी क्लियर हो जाएगा आपको, और ये करेक्ट है। मैंने एक बार इनको रीचेक किया है, फिर भी अगर जो कोई मिस्टेक होगी तो आप बता सकते हैं, मैं करेक्ट कर दूंगा। देखिए राज्यसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और वेस्ट बंगाल, देखिए जिनमें समान है उनमें मैंने एक साथ लिख दिया 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों में 11 राज्यसभा सीटें, ओडिशा, राजस्थान 10, केरल में अकेला है केरल जिसमें 9 सीटें हैं, पंजाब, असम, तेलंगाना 7 सीटें, झारखंड में अकेला है मात्र 6 सीटें, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 सीटें। अब देखिए एक सीट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1 सीट है। इस तरीके से आपको याद करना है। आप कुछ भी करिए, कोई भी ट्रिक बनाइए इसकी, लेकिन आपको ये पेपर में दिखेंगे। चांसेस है मैच द फॉलोइंग में आपको ये मिल जाए, तो इसलिए इसको याद करिएगा। अब यूटीज की बात करते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट है, दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1। क्लियर हो गया?
चलिए, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग व पद से हटाया जाना, ये सारा का सारा प्रावधान आर्टिकल 90 में है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग कर देना या पद से हटाया जाना। अब देखिए 3 तरीके से, या तो वो त्याग पत्र दे दे उपसभापति। अब सभापति को त्याग पत्र देंगे, जो उपसभापति होंगे वो सभापति को अपना त्याग पत्र देंगे, या उनको बहुमत से संकल्प के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, उनको हटाया भी जा सकता है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। यह प्रावधान है आर्टिकल 92 में, यह भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 92 के अनुसार जब यह प्रावधान चल रहा हो सभापति या उपसभापति पर, जब उनको हटाया जा रहा हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है, प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषयों पर संसद को अस्थायी अधिकार दे सकती है। यानी कि संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, पर कब बना सकती है? जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे। यह प्रावधान है आर्टिकल 249 में। लेकिन यह सिर्फ 1 साल के लिए मान्य रहेगा। संसद जो प्रावधान करेगी उसके बाद वह सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मान्य रहेगा, और राज्यसभा चाहे तो हर एक साल बाद इसको बढ़ा सकती है। यह बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। राज्यसभा यह प्रावधान कर सकती है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रावधान 249 में है, आर्टिकल 249। परंतु यह प्रावधान सिर्फ 1 साल के लिए मान्य रहेगा, और एक साल बाद राज्यसभा इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। नेक्स्ट, केवल राज्यसभा उपस्थित व मतदान सदस्यों से 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह भी हमने देख लिया है, पहले हमने देख लिया था 312 क्लॉज 1 में, ऑल इंडिया सर्विसेज। धन विधेयक देखिए, मनी बिल, आर्टिकल 110 110 राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं होगा। यह आर्टिकल 109(1) में है कि धन विधेयक को न अस्वीकार करेगी राज्यसभा और ना ही उसमें संशोधन कर सकेगी, और 14 दिन के भीतर उनको लौटाना होगा वापस लोकसभा को। राज्यसभा में धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं होता है, राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाता है। आर्टिकल 109(1) में यह प्रावधान है कि जब राज्यसभा से सहमति लेने के लिए धन विधेयक भेजा जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, और 14 दिन के भीतर वह उसको वापस लौटाएगी भी लोकसभा को। और अगर जो नहीं लौटाती है तो यह माना जाएगा कि वह पास हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं। पहला राज्यसभा जो गठित की गई थी, प्रथम राज्यसभा, ये याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा गठित की गई थी। पहली राज्यसभा गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक 13 मई 1952 को। दोनों डेट याद रखिएगा, 3 अप्रैल और 13 मई। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, अंडमान निकोबार से नहीं है, चंडीगढ़ से नहीं है, लक्षद्वीप से नहीं है, दमन दीव दादर नगर हवेली से नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा किससे नहीं है प्रतिनिधित्व। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, अब देखिए पहला तो हमने देखा ही था, पहले प्रधानमंत्री थी, या पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका डेट भी लिखा है 66-67। एच.डी. देवगौड़ा जी 96-97, आई.के. गुजराल जी 97-98, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 4 से 14, 2009 से 14, नहीं 4 है मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा 4, ठीक है। संसद भवन, देखिए संसद भवन अभी एक नया भवन बन गया है संसद का, आपको पता ही है, ये पुराना वाला है। संसद भवन वृत्ताकार डिजाइन,
और सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने इसका डिजाइन बनाया था वर्ष 1912-13 में। इसकी नींव डली थी 1921 में। और ये छोड़ दीजिए आप कि कितने पत्थर लगे हुए हैं। नया संसद भवन जो है, अभी जो नया संसद भवन है ये त्रिभुजाकार है, ध्यान रखिएगा। ये इतना इजी पॉइंट नहीं है, मतलब बहुत लाइटली मत लीजिएगा। पुराना संसद भवन वृत्ताकार और ये त्रिभुजाकार। वहां याद नहीं आता एग्जाम में, वहां पता नहीं आप आयताकार ही ना लगा के जाओ। चलिए, आर्किटेक्ट इसके नए वाले हैं बिमल पटेल। नए वाले के आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। और इसकी ओपनिंग 28 मई 2023। ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जो आपको काम आएंगे। 28 मई 2023, बिमल पटेल जी, 28 मई 2023। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है आर्टिकल 93 उन्हीं सदस्यों में से होता है, लोकसभा के सदस्यों में से। मूल संविधान में जो निश्चित संख्या है लोकसभा की वो 500 है, लेकिन वर्तमान में 550 है। 530 राज्यों से है और 20 यूटी से है। वर्तमान में 543 है, यानी 550 में से अभी वर्तमान में 543 ही भरी जा चुकी है। यानी 530 में से 524 सीटें ही भरी हैं और ये जो 20 सीटें उनमें से 19 सीटें ही भरी हैं। एक यहाँ छूट गई है और 6 यहाँ छूट गई है। ये आंकड़े आपको मैच करने हैं, आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020। लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रावधान निरस्त। ये देखा था हमने आर्टिकल 331 में। और 104 संविधान संशोधन 2020 से ये कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि लोकसभा में जो एससी सीट है वो 84 है और एसटी जो है 47 है। आर्टिकल 330 में इस बात का जिक्र है। जबकि विधानसभा में एससी एसटी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है 332 में। वो हम विधानसभा वाले या राज्य विधान परिषद वाला जब चैप्टर देखेंगे उसमें भी आगे आ जाएगा, लेकिन यह ध्यान रख सकते हैं आप। लोकसभा में जो एससी एसटी रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है, जबकि विधानसभाओं में एससी एसटी को क्या रिजर्वेशन मिलेगा उसका प्रावधान आर्टिकल 332 में है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। देखिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। लोकसभा व विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक बना दी गई कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है और विधानसभाओं की जितनी सदस्य संख्या वर्तमान में है वो 2026 तक ही रहेगी, उसके बाद चेंज किया जा सकते हैं। यह किया गया सन 2001 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 84th 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के आरक्षण प्रावधान हम देख चुके हैं 330 और 332। नेक्स्ट 126वां विधेयक। यस, विधेयक छोड़ दीजिए, कभी कभार वैसे आजकल नया ट्रेंड हो गया है विधेयक पूछने का, तो छोड़िए मत, ध्यान रखिए उसको भी। 126वां विधेयक और संशोधन तो खैर ट्रेंड में है ही पहले से। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 द्वारा आरक्षण को 21 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। एससी एसटी रिजर्वेशन को 21 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये हमने पहले देख लिया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वाले सेक्शन में कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। आर्टिकल 75(3). प्रधानमंत्री के परामर्श पर अब तक 8 बार राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व लोकसभा भंग की गई है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप हटा दें। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। 1976 में 2 बार बढ़ाई गई 1-1 वर्ष के लिए, लेकिन आपात इमरजेंसी के टाइम लोकसभा की अवधि 1 साल में 1 बार भी बढ़ाई जाए, एक बार के लिए ही बढ़ाई जाएगी। एक बार में आप सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, एक करके बढ़ा सकते हैं आप। गणपूर्ति कोरम आपको पता है, कोरम इसका आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 100 याद रखिएगा। आर्टिकल 100 कोरम 10वां हिस्सा होता है
किसी भी सदन का 10वां हिस्सा अगर जो मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है सदस्य, 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है टोटल जितने भी सदस्य होते हैं सदन में, तो बर्खास्त कर दिया जाता है। वो सेशन नहीं होता है। सत्र स्थगन करना होता है गण पूर्ति ना होने में। जैसे मैं बता रहा हूं, कोरम पूरा ना होने पर सत्र स्थगन करना पड़ता है। यह प्रावधान आर्टिकल 104 में, आप 100 याद रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन की राष्ट्रपति सूचना के बाद लोकसभा विघटन पर भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक पारित हो सकेंगे। कहने का मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन की राष्ट्रपति सूचना के बाद लोकसभा विघटन पर भी संयुक्त बैठक हो सकेगी। यानी मान के चलिए कि अगर जो संयुक्त अधिवेशन की सूचना राष्ट्रपति जी निकाल देते हैं आज, और कल लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उसके बावजूद भी संयुक्त बैठक हेल्ड की जाएगी, ताकि वह विधेयक जिस विषय के लिए वो संयुक्त बैठक की जा रही है उस विधेयक पर डिस्कस किया जा सके या पारित किया जा सके उसको। यह प्रावधान आर्टिकल 108 क्लॉज 5 में है। हम जानते हैं संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 आता है, लेकिन ये जो उसका क्लॉज 5 है इस तरीके का प्रावधान देता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सभापति के परामर्श से संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया की जाती है। ये आप जानते ही हैं। संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही संभालते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता आर्टिकल 118 में है, ये मैंने बता दिया। संसद में लंबित विधेयक सत्रावसान के कारण व्यवगित नहीं होते हैं। देखिए, संसद में जितने भी विधेयक लंबित रहते हैं, मतलब पेंडिंग है अभी कुछ विधेयक लाना, तो जब सत्रावसान हो जाता है तो उसके बाद वो लैप्स नहीं होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम सेशन लगेगा तो वो वापस आ जाएंगे, उनको वापस रखा जाएगा पटल पर, सदन पर, और फिर उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। यह प्रावधान है आर्टिकल 107 में। राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा में पारित जो नहीं हुए, यानी राज्यसभा में तो लंबित है और लोकसभा में अभी तक पारित नहीं हुए, वह लोकसभा विघटन पर व्यवगत नहीं होते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में लंबित है, यह लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन यह राज्यसभा ने भी लंबित है, यह राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, तो लोकसभा विघटन पर वो व्यवगत हो जाते हैं। कहने का मतलब है लोकसभा में लंबित या पारित विधेयक, या तो वो अभी लंबित है या वो पारित है या पारित हो गया है, या राज्यसभा में भी कोई लंबित विधेयक है या राज्यसभा में भी कोई पारित विधेयक है, और इन दोनों सदनों का अगर जो सत्रावसान हो जाता है तो लोकसभा विघटन पर नेक्स्ट टाइम जब वो सत्रावसान लगेगा तब वो जो लंबित विधेयक थे या पारित विधेयक थे वो आप फिर से नहीं ला सकते हो। आपको सदन में नए विधेयक लाने पड़ेंगे। वो पुराने जो विधेयक थे, चाहे आपने वो पारित ही क्यों ना कर दिए हो, पर वो चूंकि ये नया सेशन है तो आप इसको वापस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक दिन में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अधिकतम तारांकित प्रश्न 20। अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 लोकसभा सदस्य का समर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव आप जानते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब अगर जो ये पारित हो जाए तो जो मंत्रिपरिषद है उनको सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव अगर जब आपको लाना है तो 50 लोकसभा के सदस्य का अनुसमर्थन आपको चाहिए। अच्छा, लोकसभा सदस्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है वो भी लोकसभा के प्रति होती है। तो अगर जो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है या जो प्रावधान भी है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए ही है। देखिए, संविधान में ना कोई उल्लेख नहीं किया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, यानी शब्द नहीं है। कहने का मतलब आप ये समझिए, शब्द नहीं लिखा हुआ है ये अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा समझे आप।
और एक चीज और होती है कानून बनाने की, जिसको आप गजट कहते हैं, गजट जानते हैं। देखिए, जब कोई विधेयक को ना गजट में प्रकाशित कर दे अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जब विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दे, तो उसे पारित करने के लिए फिर मतलब आपको ऑफिशियली जो प्रोसेस है पारित करने के लिए, उसे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पहले लोकसभा 17 अप्रैल 1952 और जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष अनंत शयनम जी इसके उपाध्यक्ष थे। मावलंकर जी अध्यक्ष और अनंत शयनम जी उपाध्यक्ष। अब जैसे वहां निर्णायक मत था सभापति के और उपसभापति के सेक्शन में, वैसे ही सभापति और अध्यक्ष का जो निर्णायक मत है वो आर्टिकल 100 के थ्रू आप देखेंगे, सभापति और अध्यक्ष के निर्णायक मत। निर्णायक मत मैंने आपको बताया था कि जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए तब सदन के अध्यक्ष जो है वोट डाल सकते हैं, तो इसी को ही निर्णायक मत कहा जाता है। आर्टिकल 100, सदन में किसी सदस्य की रिक्ति होने से कार्य प्रणाली वैसे ही रहेगी। यानी अगर जो कोई सदस्य रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, त्याग पत्र दे दिया, छुट्टी में चले गए, निष्कासित हो गए, किसी भी कारण से अगर जो पद रिक्त हो गया, तो बाकी का ऑफिशियल काम चलता रहता है वैसे ही, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और कार्य स्थगन प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही आप सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और अमूमन इसका समय 4 बजे होता है। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। संसद सदस्य अयोग्यता राष्ट्रपति जी जो है निर्धारित करते हैं। देखिए, संसद के जो सदस्य हैं क्या वह अयोग्य है, इसकी जो फाइनल डिसीजन करते हैं, फाइनल डिसीजन मेकर है, वो राष्ट्रपति जी है। लेकिन इसमें वो चुनाव आयोग के परामर्श को ध्यान रखते हैं। चुनाव आयोग का परामर्श इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा वो कहते हैं अमूमन राष्ट्रपति जी कर देते हैं। 60 डेज तक, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर कोई भी संसद सदस्य अयोग्य घोषित हो जाएगा। यह है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104। लेकिन इसमें जो सत्र स्थगित हो जाता है, सत्रावसान हो जाता है, वो काउंट नहीं करेंगे आप, वह काउंट नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू सत्र चल रहा है और 60 दिन तक आप आए नहीं, किसी को पता ही नहीं है, तो आप निष्कासित हो जाएंगे। आर्टिकल 101 ध्यान रखिएगा, 101। चालीस दिन पहले व बाद की कार्रवाई हेतु, परंतु सिर्फ सिविल मामलों में, आपराधिक व निवारक निरोध में नहीं। देखिए, सत्र जब चल रहा है तो उससे 40 दिन पहले और सत्र खत्म हो गया उसके 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में तो हो सकता है। आपराधिक मामलों में अगर जो आप करना चाहें, मामला संगीन है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं सदस्यों को। भूतपूर्व सांसदों हेतु पेंशन व्यवस्था की गई 1976 में, ध्यान रखिएगा। न्यायालय व अपराधी घोषित व्यक्ति के संबंध में संसद का अधिकार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जानते हैं आप, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1950 है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। देखिए, 2 वर्ष या अधिक सजा पर सदस्यता निरस्त और 6 साल का चुनाव का बैन। यदि किसी सदस्य पर कोई मुकदमा चलता है और उन्हें 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उनकी सदस्यता, और वो करंटली मेंबर हैं, तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। साथ ही जब उनकी सजा पूरी होगी, जितने भी साल की सजा है, उससे 6 साल बाद तक भी उन पर इतनी कठोर सजा हो गई है, देख लीजिए आप। यह प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब चूंकि एक कानून है तो सीधी बात है, इसको संसद ने बनाया है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, संसद ने यह प्रावधान किया है कि यदि किसी सदस्य को 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो उसकी सदस्यता निरस्त, और जब अपनी सजा काट के आएंगे तो 6 साल तक उसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। आर्टिकल 348, ये भाषा वाले सेक्शन में याद रखिएगा। अध्यक्ष सभापति सदस्यों को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की आज्ञा दे सकेंगे। आर्टिकल 120। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, ये ध्यान रखिएगा, इसी को इंपॉर्टेंट नहीं देख लीजिएगा। सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र आउटर दिल्ली, 33 लाख लोकसभा, 33 लाख मतदाता है, 33 लाख। और सबसे कम मतदाता है लक्षद्वीप में, मात्र 39,000। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है, ये परेशान करते हैं फैक्ट बहुत ज्यादा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। अब जनसंख्या देख लिया, सॉरी मतदाता, हाँ जनसंख्या की दृष्टि से देख लिया हमने, या मतदाता कह सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, सबसे छोटा है चांदनी चौक दिल्ली का। अब जैसे राज्यसभा सदस्य संख्या है वैसे ही लोकसभा सदस्य संख्या, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप पढ़ सकते हैं और उसके बावजूद गलती निकल गई तो बता सकते हैं। यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में दोनों में 25, उड़ीसा में 21, केरला में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड और असम दोनों में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा इन सभी में 2, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम इनमें 1। ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, भारत के महान्यायवादी। छोटा सा टॉपिक है, आर्टिकल 76। जो फैक्ट है वो देख लीजिए। ना तो संसद सदस्य ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं बिना मत के संसद में भाग ले सकते हैं। ये सारा प्रावधान आर्टिकल 88 में। बिना मत के संसद में, बिना मत दिए संसद के जो सेशंस होते हैं उनमें भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है नियुक्ति की जाएगी। फिर राज्यों में होते हैं, जैसे सेंटर में भारत के महान्यायवादी होते हैं, ऐसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, जिसका प्रावधान आर्टिकल 165 में। इनका सिर्फ आर्टिकल ध्यान रखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता 165। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैग, भारत के नियंत्रक एवं महापरिलेक्षक कैग। ये आर्टिकल 148 में है। इनका एक आर्टिकल ऐसे ध्यान रखिएगा, 148 तो आपको याद होना ही चाहिए। 148 पूरा याद रख सकते हैं तो 148 से 151, 148 से 151। नेक्स्ट देखते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश हैं उनको जिस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, जो उनका आधार है, जैसे कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। इसमें जो मैक्सिमम, वैसे ही माफ कीजिएगा, वैसे ही आप कैग को भी हटा सकते हैं उनके पद से। इनकी जो आयु है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो रिटायर कर जाएंगे। फिर कैग जो है केंद्र के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को देता है और फिर वो उसके बाद उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह आर्टिकल 100 किया गया है। और देखिए कैग जो है 3 लेखा परीक्षा करते हैं। एक वो विनियोग लेखाओं पर करते हैं, एक वो वित्त लेखाओं पर करते हैं और एक वो सरकारी उपक्रमों पर करते हैं। और देखिए पूरे वित्तीय वर्ष में सारे उपक्रमों की लेखा परीक्षा करना तो इम्पॉसिबल सा है। तो क्या किया जाता है कि कुछ सेलेक्ट कर लिए जाते हैं रैंडमली, या जैसे भी वो सेलेक्ट करते होंगे, कुछ पीएसयूज या जो सरकारी उपक्रम है उनको ले लिए जाते हैं, उनकी लेखा परीक्षा की जाती है और इस तरीके से कार्य होता है। तो 3 प्रकार की लेखा परीक्षा की जाती है। विनियोग लेखा, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा। विनियोग लेखा वो लेखा होती है जो धन जो है सरकार जो है
लेती है संचित निधि से। वित्त लेखा जो सरकार को प्राप्त होता है जितना भी धन, और सरकारी उपक्रम जैसे मैंने बता दिया। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, मित्र भी कही जाती है। कई क्वेश्चन बनते हैं कि जो है मित्र के रूप में काम करती है कैग के मित्र के रूप में लोक लेखा समिति काम करती है। तो कोशिश करिए कि आज जल्दी से जल्दी आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दें, और देखते हैं बहुत शॉर्ट नोट्स में कुछ नोट्स और अवेलेबल हैं इसके, और जितने भी फैक्ट और चैप्टर से बनते हैं कोशिश की जाएगी कि उसको कवर करें। और इसके अलावा जितने भी अदर सेक्शन हैं जीएस में, उनकी भी सीरीज एक एक करके जैसे ही ये एंड होगा उसके बाद ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे और कंप्लीट कर देंगे इसको 20 से 21 या 22 तारीख तक। और आपसे जो भी आपको लगता है कोई कोई त्रुटि हो गई है, कोई चीजें इसमें करेक्शन करना है, या कुछ और भी आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके पास खुला है, आप बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को सुना जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।